नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चल रहे हैं जहां बिहार के एक कह सकते हैं छोटे से अनजान से इलाके चंपारण ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल दी। ये कहानी है 1917 के चंपारण सत्याग्रह की। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। चलिए, जो मुख्य समस्या थी वो थी तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया प्रणाली। ये क्या थी? हाँ, तिनकठिया। आसान भाषा में कहें तो अंग्रेज बागान मालिक हर किसान को मजबूर करते थे कि वो अपनी जमीन के हर बीघे में से 3 कट्ठे हिस्से पर, मतलब लगभग 320वां हिस्सा हुआ जमीन का, सिर्फ नील ही उगाएगा। अच्छा, मतलब जबरदस्ती? बिल्कुल जबरदस्ती। ये एक तरह का कानूनी बंधन था। किसान चाहे या न चाहे उसे नील उगाना ही पड़ता था अपनी सबसे अच्छी जमीन पर। जबरदस्ती तो साफ दिख रही है, लेकिन सिर्फ नील उगाने में ऐसी क्या दिक्कत थी कि किसान इतने ज्यादा परेशान थे? देखिए, दिक्कतें कई थीं। पहली बात तो नील की खेती जमीन को एकदम निचोड़ लेती थी। उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती थी। अच्छा, दूसरी, जिस खेत में नील उगता था उसमें किसान चावल, दाल जैसी अपनी जरूरत की फसलें नहीं उगा पाते थे, तो घर में खाने के भी लाले पड़ जाते थे। और पैसों का मामला कैसा था? क्या उन्हें दाम अच्छा मिलता था? अरे वही तो सबसे बड़ी मार थी। नील का दाम कौन तय करता था? बागान मालिक। और वो दाम बाजार भाव से बहुत बहुत ही कम होता था। तो मेहनत किसान की, जमीन किसान की, लेकिन फायदा सारा मालिकों का। नतीजा ये कि किसान पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे, एकदम जकड़े हुए। और अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करे तो? हाँ, उसका क्या होता था? जुल्म, भयानक जुल्म। लगान बढ़ा देना, गैर कानूनी टैक्स वसूलना, मारपीट करना, जमीन छीन लेना, फसल जब्त कर लेना, ये सब तो मतलब आम बात थी कि उनकी हालत बंधुआ मजदूरों से कुछ कम नहीं थी। और विडंबना देखिए, एक और बात थी, जर्मनी में सिंथेटिक डाई बन गई थी। अच्छा। तो मतलब नील की जरूरत कम हो गई होगी दुनिया में। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नील की मांग वैसे भी घट रही थी, लेकिन अंग्रेज मालिकों ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो किसानों से पुराने अनुबंध तोड़ने के बदले भारी मुआवजा और बढ़ावा किराया वसूलते रहे। मतलब शोषण का कोई अंत नहीं था। ऐसी निराशा भरे माहौल में कोई उम्मीद की किरण थी। यहीं पर मुझे लगता है राजकुमार शुक्ल का नाम आता है ना? बिल्कुल सही। राजकुमार शुक्ल चंपारण के ही एक किसान थे। कुछ स्रोत उन्हें थोड़ा संपन्न किसान या साहूकार भी बताते हैं, जिनके पास अपनी जमीन थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो भी इस शोषण के शिकार थे और उन्होंने ठान लिया था कि इस अन्याय को खत्म करके ही दम लेंगे। उन्होंने गांधी जी के बारे में सुन रखा था कि कैसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हक की लड़ाई लड़ी थी। और फिर उन्होंने गांधी जी को चंपारण लाने का बीड़ा उठाया। हाँ, और ये कोई आसान काम नहीं था। शुक्ल जी गांधी जी से पहली बार मिले 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में। लखनऊ में? हाँ, लखनऊ में। गांधी जी उस वक्त चंपारण के बारे में जानते तक नहीं थे, ना ही उन्हें समस्या की गंभीरता का कोई अंदाजा था। उन्होंने शुक्ल को टाल दिया। लेकिन शुक्ल जी ने हार नहीं मानी होगी। जरा भी नहीं। गांधी जी ने खुद अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में लिखा इसके बारे में। शुक्ल जी उनके पीछे कानपुर गए, फिर कलकत्ता और आखिरकार अहमदाबाद में उनके आश्रम तक पहुंच गए। महीनों तक लगे रहे। क्या वो अकेले गए? शुक्ल जी के लगातार आग्रह पर गांधी जी 7 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से चले और 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। वहां से वे मुजफ्फरपुर गए। मुजफ्फरपुर, हाँ। वहां प्रोफेसर जेबी कृपलानी ने छात्रों के साथ उनका बड़ा स्वागत किया। यहीं उनकी पहली मुलाकात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी हुई, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। अच्छा, राजेंद्र बाबू से भी वहीं मिले? हाँ, और फिर धीरे धीरे ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरुल हक जैसे उस समय के कई बड़े वकील और सामाजिक कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ते गए। इन सब ने मिलकर आगे की रणनीति पर विचार किया और आखिरकार 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी पहुंचे। वो और उनके जो सहयोगी थे, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह बाबू, कृपलानी जी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक जैसे लोग, ये सब गांव-गांव पैदल घूमे। पैदल? हाँ, पैदल। उन्होंने हजारों किसानों से बात की, उनकी आपबीती सुनी, उनके बयान बहुत सावधानी से दर्ज किए और सबूत इकट्ठा किए। ये पूरा काम पूरी तरह अहिंसक और सिर्फ तथ्यों पर आधारित था। वो समस्या की तह तक जाना चाहते थे, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं। लेकिन क्या अंग्रेज प्रशासन चुपचाप ये सब देखता रहा? उन्हें रोका नहीं गया? कोई एक्शन नहीं लिया? रोका गया, और बहुत जल्दी। जैसे ही गांधी जी मोतिहारी पहुंचे और किसानों से मिलने लगे, प्रशासन एकदम चौकन्ना हो गया।
15 अप्रैल को ही, जिस दिन वो पहुंचे, उसी दिन स्थानीय अंग्रेज कमिश्नर ने उन्हें एक नोटिस थमा दिया। नोटिस? किस बात का? नोटिस में लिखा था, तुरंत चंपारण जिला छोड़कर चले जाएं, क्योंकि आपकी उपस्थिति से शांति भंग हो सकती है। अच्छा, और गांधी जी का जवाब क्या था? यहीं से चंपारण सत्याग्रह का वो निर्णायक मोड़ शुरू होता है। गांधी जी ने नोटिस लेने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन उस पर साफ लिख दिया कि वो आदेश का पालन नहीं करेंगे। अरे वाह! उन्होंने कहा कि वो यहाँ किसानों की मदद करने आए हैं और अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि वे इस अवज्ञा की सजा भुगतने को तैयार हैं। उन्हें अगले दिन कोर्ट में पेश होने का समन मिल गया। ये तो सीधी चुनौती थी अंग्रेजी हुकूमत को। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जब गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और गिरफ्तारी की नौबत आ गई, तो आम लोगों ने, किसानों ने क्या किया? जो हुआ वो अभूतपूर्व था। मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गांधी जी को मिले समन और उनकी संभावित गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अगले दिन सुबह जब गांधी जी कोर्ट पहुंचे, तो हजारों की संख्या में किसान और आम लोग मोतीहारी में कोर्ट के बाहर जमा हो गए थे। उन्होंने ऐसी शांत फिर भी इतनी अडिग भीड़ पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें डर था कि कहीं बल प्रयोग करने पर हिंसा न भड़क जाए। कोर्ट के अंदर गांधी जी ने एक छोटा सा बयान पढ़ा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वो कानून तोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज और नैतिक कर्तव्य का पालन करने के लिए वे कमिश्नर का आदेश मानने से इनकार कर रहे हैं। क्या बात है! इस अप्रत्याशित जन समर्थन और गांधी जी के नैतिक बल के सामने अंग्रेज मैजिस्ट्रेट एकदम असहाय महसूस कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि उन्हें बिना जमानत के गांधी जी को रिहा करने का आदेश देना पड़ा। बिना जमानत के? हाँ, और कुछ दिनों बाद सरकार ने उनके खिलाफ केस भी वापस ले लिया। ये तो बिना लड़े ही एक बहुत बड़ी जीत थी, सिर्फ नैतिक बल और जन समर्थन के आधार पर। इसके बाद क्या हुआ? सरकार ने कुछ किया? हाँ, ये सत्याग्रह की पहली और बहुत महत्वपूर्ण जीत थी। अच्छा। इसने साबित कर दिया कि अहिंसक प्रतिरोध में कितनी ताकत है। इस घटना ने सरकार पर जबरदस्त दबाव डाला। उन्हें मानना पड़ा कि किसानों की शिकायतें वाकई गंभीर हैं। अच्छा। लिहाजा सरकार ने एक जांच आयोग बनाया, जिसे चंपारण एग्रेरियन कमेटी कहा गया। जांच आयोग अंग्रेजों ने बनाया? हाँ, और सबसे बड़ी बात यह थी कि सरकार को गांधी जी को भी इस कमेटी का सदस्य बनाना पड़ा। क्या बात है! जिस आदमी को वो जिले से निकालना चाहते थे, अब उसी को जांच का हिस्सा बनाना पड़ रहा था। बिल्कुल। ये गांधी जी और किसानों की बहुत बड़ी नैतिक विजय थी। कमेटी ने गांधी जी और उनके साथियों द्वारा जुटाए गए जो हजारों सबूत थे, उनकी जांच की और ये माना कि हाँ, तिनकठिया प्रणाली वाकई शोषणकारी है और बागान मालिकों ने किसानों से जबरदस्ती की है। इसके कई ठोस परिणाम निकले। जैसे कि? सबसे पहला और सबसे बड़ा नतीजा, सदियों से चली आ रही वो शोषणकारी तिनकठिया प्रणाली हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। हमेशा के लिए? हाँ, हमेशा के लिए। किसानों को नील की जबरदस्ती खेती से पूरी तरह मुक्ति मिल गई। अच्छा। दूसरा, कमेटी ने माना कि मालिकों ने किसानों से अवैध रूप से पैसा वसूला है। अच्छा, पैसा भी वापस मिला? हाँ, एक समझौते के तहत मालिकों को इस वसूली गई रकम का 25% हिस्सा किसानों को हर्जाने के तौर पर लौटाना पड़ा। अच्छा। अब ये रकम शायद पूरी नहीं थी जितनी वसूली गई थी, लेकिन ये मालिकों के लिए एक बड़ी नैतिक हार थी, उनकी प्रतिष्ठा पर चोट थी। बिल्कुल। तीसरा महत्वपूर्ण परिणाम था 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम यानी चंपारण एग्रेरियन एक्ट का पारित होना। इस कानून ने किसानों को अपनी जमीन पर अपनी मर्जी की फसल उगाने का अधिकार दिया और बागान मालिकों की मनमानी पर काफी हद तक रोक लगाई। करीब 350 साल पुरानी जबरदस्ती का अंत हुआ। गांधी जी ने सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक लड़ाई नहीं लड़ी। चंपारण में उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यक्रम की नींव भी डाली। उन्होंने देखा कि गरीबी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इलाके में अशिक्षा, गंदगी और सामाजिक कुरीतियां भी बहुत हैं। इसलिए उन्होंने वहां सिर्फ आंदोलन नहीं चलाया, बल्कि समाज सुधार का काम भी शुरू किया। अपने स्वयं सेवकों, जिनमें कस्तूरबा गांधी, उनके बेटे देवदास गांधी, नरहरि पारीख, महादेव देसाई और दूसरे कई लोग थे, उनकी मदद से उन्होंने गांव-गांव में स्कूल खोले। स्कूल भी खोले? हाँ, पहला स्कूल बरहरवा लखनसेन गांव में खोला गया, फिर भितिहारवा और मधुबन में भी। अच्छा। उन्होंने अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई पर भी चोट की। इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पड़ा? मतलब चंपारण ने भारत की आजादी की लड़ाई को क्या दिया? चंपारण का राष्ट्रीय महत्व बहुत बहुत जबरदस्त था। पहली बात, इसने गांधी जी को रातों रात एक अखिल भारतीय नेता बना दिया, पैन इंडिया लीडर। हाँ, ये तो है। देश ने पहली बार देखा कि कोई नेता है जो आम किसानों के बीच जाकर, उनके तरीके से लड़कर
इतनी शक्तिशाली अंग्रेजी हुकूमत को झुका सकता है। सही। दूसरी ओर, शायद सबसे अहम बात, चंपारण ने सत्याग्रह और अहिंसा को एक कारगर राजनीतिक हथियार के रूप में स्थापित कर दिया। नींव रखी, बिल्कुल। इसने आम जनता में एक नया आत्मविश्वास भरा और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम से सीधे जोड़ा। इसमें सामाजिक बदलाव का गहरा रंग भी था। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि इसने दिखाया कि कैसे साधारण लोग, आम जनता, जब नैतिक और अहिंसक नेतृत्व के साथ खड़ी होती है तो बड़ी से बड़ी दमनकारी ताकत को भी चुनौती दे सकती है और झुका सकती है। सही कहा। चंपारण ने साबित किया कि सत्य और अहिंसा सिर्फ ऊंचे आदर्श नहीं है, बल्कि जमीन पर काम करने वाले असरदार राजनीतिक औजार भी हैं। ये सचमुच भारत में जन आंदोलनों के एक नए अध्याय की शुरुआत थी।